आप सभी का स्वागत है। इस वक्त ये अहम खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। आर्थिक पैकेज को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एमएसएमई को बिना गारंटी के दिया जाएगा 3 लाख करोड़ तक का लोन। गृह मंत्रालय का बड़ा ऐलान, 1 जून से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कैंटीन में सिर्फ होगी स्वदेशी उत्पादों की बिक्री। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा का बयान, बाहर से आने वाले हर व्यक्ति को करना होगा क्वारंटाइन का पालन, सरकार का 25,000 प्रतिदिन जांच का लक्ष्य। आज ही के दिन सिलसिलेवार बम धमाकों से दहल उठा था जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर बम ब्लास्ट में मरने वालों को दी श्रद्धांजलि। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ऐलान किए गए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का लेखा जोखा दिया। निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस आर्थिक पैकेज के जरिए देश की ग्रोथ को बढ़ाना और फिर भारत को आत्मनिर्भर बनाना उद्देश्य है। समाज के कई वर्गों से बातचीत के बाद इस पैकेज को तैयार किया गया है, इसलिए इसे आत्मनिर्भर भारत अभियान कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का मतलब आत्मविश्वासी भारत है। हमारे देश के लोग लोकल लेवल पर उत्पाद बनाकर ग्लोबल उत्पादन में योगदान करें, नहीं कि अपने सीमित में रहें। वित्त मंत्री ने कहा कि एमएसएमई को 3 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया जाएगा। एमएसएमई के लिए सरकार 6 कदम उठाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि 31 अक्टूबर 2020 से लोन एमएसएमई को लोन की सुविधा मिलेगी। बिना गारंटी के 3 लाख करोड़ तक का लोन दिया जाएगा और 45 लाख एमएसएमई को इसके तहत फायदा होगा। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम मोदी ने निर्देश दिया है कि प्रतिदिन अलग अलग सेक्टर को लेकर जानकारी दी जाएगी। डिमांड को कैसे बढ़ाना है, डिमांड सप्लाई चेन कैसी बनी रहे और अर्थव्यवस्था कैसे दुरुस्त रहे, इस पर काम करने की जरूरत हो। गरीबों के खाते में सीधा पैसा पहुंच रहा है। डीबीटी के जरिए हमारी सरकार गरीबों तक मदद पहुंचाने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए आत्मनिर्भर भारत अभियान का नारा दिया था। पीएम मोदी की अपील के बाद गृह मंत्रालय ने निर्णय लिया कि अब सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की सभी कैंटीन में सिर्फ स्वदेशी उत्पादों की बिक्री होगी। यह आदेश देश भर की सभी कैंटीन पर 1 जून से लागू होगा। अनुमान के मुताबिक 10 लाख सीएपीएफ कर्मियों के 50 लाख परिजन स्वदेशी सामान का उपयोग करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी जानकारी दी है। गृह मंत्री ने ट्वीट किया कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने और लोकल प्रोडक्ट्स उपयोग करने की एक अपील की, जो निश्चित रूप से आने वाले समय में भारत को विश्व का नेतृत्व करने का मार्ग प्रशस्त करेगी। शाह ने कहा कि मैं देश की जनता से भी अपील करता हूं कि आप देश में बने उत्पादों को अधिक से अधिक उपयोग में लाएं व अन्य लोगों को भी इसके प्रति प्रोत्साहित करें। हर भारतीय अगर भारत में बने उत्पादों का उपयोग करने का संकल्प ले तो 5 वर्षों में देश का लोकतंत्र आत्मनिर्भर बन सकता है। 1984 सिख विरोधी हिंसा मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। सज्जन की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने लंबित रखी है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अब जुलाई में सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एम्स की मेडिकल रिपोर्ट देखकर कहा कि अभी उन्हें किसी तरह के उपचार की जरूरत नहीं है। बढ़ती उम्र और खराब तबीयत का हवाला देकर सज्जन कुमार ने जमानत मांगी है। गौरतलब है कि दिसंबर 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट ने सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। तभी से वो जेल में है। सुप्रीम कोर्ट ने उम्र और बीमारी के आधार पर अंतरिम जमानत देने से फिलहाल इनकार किया, उसे जेल में ही रहना होगा। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक पैकेज पर सवाल उठाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष आर्थिक पैकेज को लेकर कांग्रेस ने इसे लेकर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है और इसकी तुलना 15 लाख रुपए वाले वादे से की है। चिदम्बरम ने ट्वीट किया कि मंगलवार को प्रधानमंत्री ने हमें एक हेडलाइन दी और एक खाली पन्ना छोड़ गए। स्वाभाविक रूप से मेरी प्रतिक्रिया भी उसी खाली पन्ने की तरह होगी। आज हम उस खाली पन्ने को भरने के लिए वित्त मंत्री की तरफ देख रहे हैं। हम ध्यान से उस हर अतिरिक्त रुपए को गिनेंगे जो सरकार वास्तविक रूप से अर्थव्यवस्था में डालेगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने सीएम के पिता के निधन पर शोक व्यक्त किया है और मध्यम वर्ग, किसानों, छोटे और मझोले उद्योगों को मदद समेत कर्मचारियों के लिए राहत भरे कदम उठाने के सुझाव दिए हैं। प्रियंका गांधी ने लिखा है कि कोरोना महामारी से पूरा जनजीवन प्रभावित है। हर वर्ग के ऊपर भयंकर आर्थिक मार पड़ी है। किसान, गरीब और मजदूर वर्ग विकट स्थिति में पहुंच गए हैं। आर्थिक संकट में मध्यम वर्ग के ऊपर अस्तित्व बचाने का संकट खड़ा हो गया है। इन वर्गों की मदद करना अनिवार्य हो गया है। इस संदर्भ में मैं कुछ सुझाव भेज रही हूं। आशा है आपकी सरकार इन पर ध्यान देगी और जल्द ही निर्णय लेगी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई की है। क्राइम ब्रांच ने करीब 700 जमातियों के पासपोर्ट व अन्य दस्तावेज जब्त किए। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक जमातियों पर शक है कि वह गलत तरीके से वीजा लेकर हिंदुस्तान आए थे और उनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी खंगाली जा रही है।
जानकारी के मुताबिक सभी जमाती भारत टूरिस्ट वीजा के जरिए आए थे और जमात में शामिल हुए थे। फिलहाल इन विदेशी जमातियों के पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट जब्त किए गए हैं। ये देश नहीं छोड़ सकते। इनके बयान लिए जाएंगे। क्या इन्हें मरकज में किसी साजिश के तहत रोका गया था? कोरोना की रफ्तार देश में तेज हो गई है। अब भारत विश्व की टॉप 12 देशों में शामिल हो गया है जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज हैं। भारत ने कनाडा को पीछे छोड़ दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 75,000 से अधिक संक्रमित हैं। 47,480 का इलाज चल रहा है। 24,386 ठीक हो चुके हैं, जबकि 2,415 से अधिक मरीजों की मौत हुई है। महाराष्ट्र और गुजरात और राजधानी दिल्ली देश में कोरोना का हॉटस्पॉट बने हुए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या 25,000 को पार कर गई है। दक्षिण में तमिलनाडु में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने बताया कि प्रदेश के बाहर से आने वाले हर व्यक्ति को 14 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन का पालन करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि आने वाला समय प्रदेश के लिए बेहद खास है, क्योंकि 19 लाख प्रवासी राजस्थानी, प्रवासी श्रमिक व अन्य लोग राज्य से आएंगे और जाएंगे। इनमें से लगभग 6.5 लाख लोगों ने राज्य से बाहर जाने के लिए और बाकी ने राज्य में आने के लिए पंजीकरण करवाया है। चिकित्सा मंत्री ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पिछले 2 महीनों से संवेदनशीलता के साथ कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्हीं के नेतृत्व में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रतिदिन 12,000 से ज्यादा लोगों की जांच हो रही है और आने वाले दिनों में 25,000 सैंपल प्रतिदिन जांचने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। उन्होंने कहा कि सरकार 1,85,000 लोगों के सैंपल अब तक ले चुकी है। राजस्थान में कोरोना महामारी को लेके हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी जिस संवेदनशील तरीके से पिछले 2 महीने से काम कर रहे हैं और जिस तरह से राजस्थान को हमने सुरक्षित रखा है उनके नेतृत्व में, एक एक चीज को बारीकी से खुद देखते हैं। पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ी भी है और पॉजिटिव की रिकवरी भी हमारी देश में सबसे बढ़िया है। टेस्टिंग फैसिलिटी 12,000 पार कर गई। अभी आने वाले समय तक 25,000 टेस्ट पर डे कर लेंगे हम। सैंपल भी हमने 1,85,000 लिए। इन सब बातों के बावजूद अब जो आने वाला समय है वो राजस्थान के लिए खास होगा, क्योंकि 19 लाख लोगों ने, जिनमें से 6-6.5 लाख यहां से जाने के लिए और बाकी लोग यहां प्रदेश में आने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के खिलाफ हर स्तर पर बेहतरीन काम हुआ है। प्रदेश में टेस्टिंग में जबरदस्त इजाफा हुआ है, वहीं सैंपलिंग का रेशो भी बेहतर हुआ है। प्रदेश में पॉजिटिव से नेगेटिव की तादाद 60% से ज्यादा है, तो प्रदेश में कोरोना से होने वाली मृत्यु दर भी राष्ट्रीय दर के मुकाबले कम है। राज्य में आने वाला हर व्यक्ति जो बाहर के राज्यों से प्रवेश कर रहा है राजस्थान में, उसका स्वागत है, लेकिन उसको आवश्यक रूप से 14 दिन तक क्वारंटाइन में रहना चाहिए, ताकि हमारे यहाँ के लोग जो पिछले 50 दिन से लॉकडाउन में हैं, अपने आप को बचा के रखे हुए हैं, उन लोगों को भी संक्रमण नहीं पहुंचे। और वो जो बाहर से आ रहे हैं, अगर मान लो 14 दिन के पीरियड में वो संक्रमित नहीं है तो भी उनका ये पीरियड निकल जाएगा। ऐसी परिस्थिति में राजस्थान में आज मुख्यमंत्री जी पूरे राजस्थान के जिला प्रशासन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्थान में कोरोना वायरस के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे। शाम 5 बजे तक 152 नए केस सामने आए। इनमें उदयपुर में 22, जयपुर में 49, पाली में 24, जालौर में 28, सवाई माधोपुर में 6, राजसमंद में 7, कोटा, धौलपुर, जोधपुर में 3, चूरू, बांसवाड़ा, भरतपुर, दौसा, झुंझुनू, नागौर और टोंक में 1 संक्रमित मिला। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,278 हो गई और अब तक 120 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में संक्रमण के सबसे ज्यादा केस जयपुर में हैं। यहां अब तक 1,334 संक्रमित है। इसके अलावा जोधपुर में 961, कोटा में 270, अजमेर में 235, उदयपुर में 246 और टोंक में 143 मरीज मिले हैं। 13 मई 2008 का दिन भुलाए नहीं भूला जा सकता है। 12 साल पहले आज ही के दिन जयपुर शहर में 8 सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे। 77 से अधिक लोगों की मौत हुई थी और बहुत लोग घायल हो गए थे। 13 मई 2008 को मंगलवार का दिन होने की वजह से हनुमान मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई थी। शाम का समय था, मंदिरों में हर तरफ आरती हो रही थी। उसी समय शहर में एकाएक धमाकों की आवाजें सुनाई दी।
चारों ओर मंदिर की आरती की जगह लोगों की चित्कार सुनाई पड़ रही थी। शहर में एक साथ 8 जगह बम ब्लास्ट हुए थे। चारों ओर लाशें बिछ गई थी। 11 साल बाद 20 दिसंबर 2019 को ब्लास्ट मामलों की विशेष अदालत ने 4 गुनाहगार मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सैफुर रहमान, सलमान सरवर आजमी कोर्ट ने मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। इन गुनाहगारों ने किशन पोल से साइकिल खरीदकर उन पर बम रखकर सिलसिलेवार बम ब्लास्ट को अंजाम दिया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर जयपुर बम ब्लास्ट में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी है। ग्राम पंचायत रायथल में इन दिनों एएनएम लक्ष्मण कंवर कोरोना योद्धा के रूप में अपनी सेवाएं रात दिन दे रही हैं। प्रेम सिंह राजपुरोहित ने बताया कि रायथल गांव में 3 कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद भी लक्ष्मण कंवर ने अपनी हिम्मत नहीं हारी और दिन रात मरीजों की सेवा कर रही हैं। उन्होंने अपने 1.5 वर्षीय पुत्री को भी ननिहाल भेज दिया है। रायथल गांव में कर्फ्यू लागू होने के बावजूद भी उन्होंने संगीता के प्रसव पीड़ा होने पर उनके घर पर जाकर सामान्य प्रसव करवाया। कर्तव्य निर्वहन कर रही लक्ष्मण कंवर का मूल गांव सापणी है। उनके पति भारतीय जीवन बीमा निगम में अभिकर्ता के रूप में अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। एएनएम द्वारा किए जा रहे कार्य की हर कोई प्रशंसा कर रहा है। इस बुलेटिन में ये थी अभी तक की खास खबरें। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।